सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 जुलाई को। तो हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूक करना। एक्चुअली में ये जो दिन है ये फ्रांसीसी जो जीव विज्ञानी थे लुईस पास्चर, उनकी सफलता के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि लुई पास्चर ने ही 6 जुलाई 1885 यानी कि 1885 को जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। जूनोसिस की बात करें तो ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली एक गंभीर बीमारी या संक्रमण है। तो आप याद रखेंगे विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। चलो मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो। और ये प्रश्न आपके रिवीजन वाले वीडियो में जो स्टैटिक क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करते हैं वहां पे कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूं। पहला प्रश्न, चेचक टीके की खोज किसने की थी? तो आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। आपको याद है अभी 1 जुलाई को हमने 3 डे मनाए थे, नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे और चार्टेड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को भी 3 डे मनाए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये 2 जुलाई को आया। एक वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया और एक वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया। और अभी आपको याद होगा 3 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे भी मनाया था। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है। यह व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा। अच्छा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना होती है सन 2009 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ वर्तमान में है प्रकाश चंद्र कांडपाल। अभी इसने एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल भी लॉन्च किया था और हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान भी शुरू किया था। बाकी एलआईसी, इसने अभी धन संचय योजना शुरू की। और बजाज आलियांज की बात करेंगे तो इसने अभी ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। उससे पहले केयर फॉर हॉकी कैंपेन शुरू किया था और अभी इसके नए एमडी सीईओ भी बने थे, उनका नाम है तपन सिंघल। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी तपन कुमार डेका ये अभी किसी के अध्यक्ष बने हैं, आपको बताना है किसके अध्यक्ष बने हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, जुलाई 2022 में एलोर्डा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में महिलाओं के 81 किलोग्राम वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा अल्फिया पठान ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि एलोर्डा बॉक्सिंग कप ये इसका पहला संस्करण है, तो ये हुआ कहाँ पे? तो आंसर होगा कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। तो इसमें 81 किलोग्राम कैटेगरी में अल्फिया पठान ने गोल्ड जीता है। इतना ही नहीं, 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की गीतिका ने गोल्ड जीता। तो इस तरह से आप देखोगे भारत ने इस टूर्नामेंट में टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मैंने आपको बताया वो आए, 2 सिल्वर आए और 10 ब्रोंज मेडल आए हैं। अच्छा, ये बॉक्सर आपको याद होंगी, लवलीना बोर्गोहेन, याद है? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीता था। अभी इनका नाम न्यूज़ में भी था क्योंकि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अच्छा, अभी 1 आध महीने पहले की बात है, अगर वीकली वीडियोस आपने मंथली वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ था इस्तांबुल टर्की में, जिसमें भारत ने टोटल 3 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड था, 2 ब्रॉन्ज मेडल थे और इस तरह से भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा था। मेरा प्रश्न है वो 1 गोल्ड किसने जीता था? और उसमें टॉप पे टर्की था, ये भी बता दूं मैं आपको। तो बताओ गोल्ड किसने जीता था भारत के लिए? वो सिंगल गोल्ड आया था। तो आंसर होगा निखत जरीन ने। ये बॉक्सर हैं, तेलंगाना की बॉक्सर हैं, ये भी याद रख लो, कभी पूछ लिया जाए कि निखत जरीन का संबंध किससे है तो बॉक्सिंग से है। आपको ये तो याद है ना, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरंजन दास को। तो अभी जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुरंजन दास, जिनको भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का अध्यक्ष बनाया गया है।
इस तरह से वो इस पद पर आने वाले 101वें व्यक्ति हैं, यानी कि आप कह सकते हो 101वें अध्यक्ष बनेंगे। अब वे किनका स्थान लेंगे? जी थिरुसागम का स्थान लेंगे। तो इनका नाम याद रखना, सुरंजन दास नाम है। आपको बताया अभी गेल के अध्यक्ष कौन बने थे? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदीप कुमार गुप्ता। और नितिन गुप्ता ये अभी सीबीडीटी के अध्यक्ष बने थे। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने 2022 के लिए, उनका नाम है मोहम्मद जलूद। अच्छा, यूनिवर्सिटी से आपको याद आएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अभी इसका दूसरा संस्करण हुआ था बंगलुरु में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट था वीरा। उसमें पहले स्थान पे रही है जैन यूनिवर्सिटी, ये बंगलुरु की है। सेकंड नंबर पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ जुलाई 2022 में किस महिला को शीर्ष गणित पुरस्कार है ये फील्ड्स मेडल 2022 इससे सम्मानित किया गया या इन्होंने जीता है? तो आंसर होगा मेरिना वियाजोवस्का। तो यूक्रेन की गणित की प्रोफेसर हैं ये मेरिना वियाजोवस्का। नाम नहीं हो गया है तो टंग ट्विस्टर हो गया, मेरिना वियाजोवस्का। और इन्होंने अभी ये जो गणित पुरस्कार है फील्ड्स मेडल 2022 इसको जीत लिया है। याद रखना, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, फील्ड्स मेडल। और ये अवार्ड पाने वाली मेरिना ये अब तक की दूसरी महिला हैं। पहली महिला कौन थी? ईरान की मरियम मिर्जा खानी थी, जिन्होंने 2014 में ये अवार्ड जीता था और इस तरह से वो पहली महिला बनी थी ये अवार्ड जीतने वाली। मेरिना दूसरी महिला बनी है। इस अवार्ड की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में, लेकिन 1950 से ये हर 4 साल में एक बार दिया जाता है और 40 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है, ये भी ध्यान रखो। तो इस बार 2022 में ये टोटल 4 लोगों को मिला है, जिसमें से एक महिला है। एक महिला का नाम मैंने आपको बता दिया, मेरिना। बाकी 3 व्यक्ति और कौन है, उनके नाम कुछ अजीब से हैं, जैसे कि आपके सामने है ये हयूगो डोमिनिल कोपिन, जून हु, जेम्स मेनार्ड। और कहाँ पे दिया गया? तो फिनलैंड में दिया गया। अच्छा, गणित के कुछ और भी आपने अवार्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि रामानुजम पुरस्कार, यह भी 2021 का मिला था, भारतीय गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता को। एबेल पुरस्कार 2022 ये अभी मिला था, अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन को। और मेरिना ये कहाँ की है? ये यूक्रेन की है। अच्छा, मुझे बताओ यूक्रेन से अभी भारतीयों को जो वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे जाओ, नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग कब मनाते हैं ये बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, जुलाई 2022 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? अच्छा, जब ये सभी मंत्री बने थे हम लोगों ने एक ट्रिकी वीडियो डाला था इनको याद रखने का, लेकिन अब उसमें से 2 नाम आपके जा चुके हैं। तो अल्पसंख्यक मामलों के यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी एक्चुअली में 7 जुलाई को मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा सांसद के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म हो गया और इसी बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इनके अलावा अभी केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, स्टील मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? रामचंद्र प्रसाद सिंह है। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि इनके जो मंत्रालय हैं वो किसको दे दिए गए। तो आपको याद है महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। तो उनको अल्पसंख्यक मामलों का कार्यभार दे दिया गया। और हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया। तो ये भी आप साथ के साथ ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, जुलाई 2022 में सीबीएसई ने अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा परीक्षा संगम। तो अभी सीबीएसई ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन से लेकर बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने तक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। चाहे उन्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, सिलेबस देखना है, कुछ भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी संबंधित चीज़ अगर उनको सर्च करनी है तो वो यहाँ पे मिल जाएगी उनको। तभी तो बोल दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। आपको याद है अभी सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी थी? निधि छिब्बर बनी थी। इससे पहले सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था छात्रों और अभिभावकों के लिए। चलो आप मुझे बताओ, अभी एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष कौन बने थे, बता सकते हो?
चलो ये प्रश्न आप ही के लिए छोड़ते हैं, बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 2022 के सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आईजी ड्रोन को। तो दिल्ली का एक ड्रोन स्टार्टअप है ये आईजी ड्रोन नाम से, और अभी उसी को एयरवॉर्ड्स के द्वारा बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी से सम्मानित किया गया। इसे स्थानीय समुदायों की मदद करने और प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के दौरान विभिन्न हितधारकों को टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना है। अच्छा, इसी तरह से एक और ड्रोन स्टार्टअप के बारे में आपने पढ़ा होगा, गरुड़ एरोस्पेस। अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने इसमें निवेश भी किया। और गरुड़ एरोस्पेस, बताओ ये कहां पर अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? तो आंसर होगा मलेशिया। अच्छा बताओ, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और अभी मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा तेलंगाना में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया था? तो नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर आपसे पूछे कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और किस देश ने ड्रोन के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर होगा भारत ने। लेकिन याद रखना, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था कौन सा? इजराइल। अभी आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? तो आंसर होगा 100। और देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया था। बताओ, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। तो ये ड्रोन से संबंधित वो सारे प्रश्न मैंने आपको एक साथ बता दिए जो इस साल 2022 में हमने पढ़े थे। यानी कि जनवरी से लेके अभी तक जितने भी ड्रोन से रिलेटेड आपके प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, इस एक क्वेश्चन में उस सभी का एक साथ मैंने आपको रिवीजन करा दिया। तो गाइज, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह से अगर आप चीज़ों का साथ के साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लेना, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और अगर पुराने करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करना चाहते हैं, साथ में स्टैटिक क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करना चाहते हैं, तो एक रिवीजन वाला वीडियो अपलोड होता है, उसको आप जरूर से विजिट करना। 10-11 मिनट का वो वीडियो होता है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वो 10-11 मिनट आपके 1 से 2 घंटे बचाएंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत पुरुष और महिला खिलाड़ियों को बराबर मैच फीस का भुगतान किया जाएगा। ये समझौता भी 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तर के मैचों पर लागू होगा। और ये पहली बार है जब पुरुषों और महिलाओं के पेशेवर परिवेश को एक ही समझौते में जोड़ा गया। अभी न्यूजीलैंड के एक प्लेयर का नाम आपको याद होगा, एजाज पटेल। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बने थे। अभी दिसंबर में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया था, ये भी ध्यान रखना। आपको याद है अभी आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीत लिया? गुजरात टाइटंस ने जीत लिया राजस्थान रॉयल को हरा करके। ये इसका 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। और पहली बार जो टीम शामिल हुई थी गुजरात टाइटन, इसने ही इसको जीत लिया। वैसे तो 2 नई टीमें शामिल हुई थी, एक तो ये गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस के कप्तान थे कौन? हार्दिक पांड्या। और केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के थे। अच्छा, आप लोग बताओ, इसमें जो 2 कैप दी जाती है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। और पर्पल कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो ये किसको मिली है ये आपको बताना है। बाकी अभी रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके, ये भी ध्यान रखो। चलिए बताइए, जुलाई 2022 में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। तो अभी इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को आईएनएस डेगा विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। मतलब विशाखापत्तनम में ये आईएनएस डेगा जो शिप है वहां पे एक समारोह का आयोजन किया गया और उसी समारोह में इस इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कहने का ये मतलब हो गया। इसे बनाया किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है कैस्ट्रेल्स। कैस्ट्रेल्स नाम रखा है इसका।
अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? भारतीय नौसेना प्रमुख, तो आंसर होगा आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। वैसे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आपके थल सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ अभी नए बने थे, उनका नाम है मनोज पांडे, 29 नंबर के बने थे। और आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। अच्छा, आप जानते हो भारतीय रेलवे का जो नवीनतम रेलवे जोन है 18वें नंबर का, उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आपको विशाखापत्तनम में ही मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है तिहान, इसका उद्घाटन किया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। तिहान का मतलब होता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। अच्छा, इसका उद्घाटन तो आज ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है, पर अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद आना चाहिए, ये बात है 2020 की। हम लोगों ने पढ़ा था, उस समय जो शिक्षा मंत्री रहा करते थे रमेश पोखरियाल निशंक। वैसे वर्तमान में तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन ये बात है 2020 की। तब उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था, और अब जाकर के इसका उद्घाटन किया, और उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। तो बात तो ये बहुत पुरानी है, मतलब आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे होगा क्या? तो मानव रहित जो हवाई वाहन होते हैं, जिसे आप ड्रोन कहते हो, और दूर से संचालित होने वाले जो वाहन हैं, उनसे संबंधित विकास के कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। तो याद रखना है कहां पर इस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद में। आपको याद होगा अभी आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट डेवलप किया था होमोसेप नाम से, सेप्टिक टैंक की सफाई करने का काम करेगा ये। वैसे आईआईटी मद्रास ने अभी भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया था। आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट को भी डेवलप किया था। आप जानते हो अभी आईआईटी रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया, जिसका नाम रखा था यू ब्रीथ लाइफ। और आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था नासो 95। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप डेवलप करने के लिए अभी किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास के साथ। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों के रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा गुजरात और कर्नाटक को। तो अभी हमारे जो वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, अभी उन्होंने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को जारी किया, और इस रैंकिंग को टोटल 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज हैं? बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी है, टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी है, लीडर्स कैटेगरी है, एस्पायरिंग लीडर आकांक्षी लीडर्स की कैटेगरी है, और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी है। तो देखो, मैं आपको सारे बता देता हूं, तो आपका जो जो स्टेट है उसका आप याद रख लेना। जैसे कि बेस्ट परफॉर्मर का तो आप सभी याद रखना, इसमें 2 राज्य हैं, गुजरात और कर्नाटक। बाकी टॉप परफॉर्मर में 4 राज्य हैं, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। बाकी लीडर्स में असम है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में आंध्र प्रदेश और बिहार है। चलो मुझे बताओ, अभी दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और क्यों शुरू किया गया था? स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। आप जानते हो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर रहा? तो आंसर होगा बेंगलुरु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको तो बताइए, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए इसका टेस्ट बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसके अलावा एक और पॉइंट सुनो, अभी मई तक जितने भी आपके टॉपिक वाइज क्विजेज बनी है, चाहे वो अवार्ड्स को लेकर के, अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, रैंकिंग को लेकर के, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, वुमेन्स इन न्यूज हो गई, जो भी वुमेन्स आपकी रही थी अभी न्यूज में, तो इस तरह से जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज बनती है वो अपलोड कर दी जा चुकी है। कहां तक?
मई महीने के एंड तक। जून महीना अभी 2-4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। हम तो अरेंज करके आपको दे सकते हैं कि ये रहा, सिस्टमेटिक तरीके से अब खाना तो आप ही को पड़ेगा। तो अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।